हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग इनकम टैक्स के आगे वाले सीरीज यानी कि सेकंड पार्ट हम लोग लेकर चलते हैं। और पहला पार्ट हो चुका है। यदि आपने पहली बार विजिट किया है चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए अपना स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस सेशन। और इनकम टैक्स से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 तक देख लिए थे, ठीक है। हम लोग चलते हैं 6 पे। और यहाँ पे कह रहा है वेतन को यदि विभिन्न भत्तों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, कर्मचारियों की कर देयता घट जाएगी, कर्मचारियों की कर देयता जो है बढ़ जाएगी, यानी लायबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, कर्मचारियों की कर योग्य आय बढ़ जाएगी, या फिर कर्मचारियों की कर देयता में कोई जो है परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे और देखते हैं क्या बता रहा है। कह रहा है यदि वेतन को भत्तों का स्वरूप दे दिया जाए, यदि वेतन को भत्तों का स्वरूप दे दिया जाए तो इसका सीधा प्रभाव उनके बेसिक वेतन पर पड़ेगा, तथा बेसिक वेतन कम होने की दशा में उन पर पड़ने वाला कर भार भी कम हो जाएगा। सामान्यतः बेसिक वेतन पर ही कर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? जो टैक्स लगता है उनके बेसिक वेतन पर ही लगाया जाता है। जब बेसिक को कम कर दिया जाता है तो कर देयता भी घट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देयता होगी, थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, घट जाएगी। इसके साथ ही भत्तों में कई तरह की छूट भी उपलब्ध होती है, ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है, कई तरह के छूट भी उपलब्ध होते हैं भत्तों में, जैसे शिक्षा हेतु भत्ता मिलता है, स्वास्थ्य भत्ता मिलता है, परिवहन भत्ता मिलता है। इस तरह के कई तरह के जो है भत्ते मिलते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कर्मचारियों की जो है कर देयता घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा तो पूछेगा। निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 66 वर्षीय महिला निवासी के मामले में छूट की मूल सीमा है, क्या है? पहला 2 लाख, दूसरा 3 लाख, तीसरा 2.5 लाख, या फिर चौथा 1,90,000। तो 2022-23 में वरिष्ठ महिला की दशा में 3 लाख रुपए तक की आयकर से जो है मुक्त होगी, यानी कि 3 लाख रुपए तक का जो है कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो भी किसको? वरिष्ठ महिला को, यानी कि सीनियर सिटीजनशिप में आएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्येक निर्धारिती एक व्यक्ति होता है। और उसके बाद कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति एक निर्धारिती भी होता है, प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं कि निर्धारिती होता है, एक व्यक्ति सदैव एक निर्धारिती भी होता है, और हिंदू अविभाजित परिवार सदैव निर्धारिती होता है। पहली चीज तो इस क्वेश्चन में आपको निर्धारिती यानी एसएससी ये नहीं समझ आया होगा, लेकिन पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फिर एसएससी के बारे में बताया जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे? एक तो होगा व्यक्ति, दूसरा होगा साझेदारी फर्म, तीसरा जो होगा हिंदू अविभाजित परिवार, यानी कि इसे HUF भी बोलते हैं, ठीक है। व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों और व्यक्ति का संघ, इन सभी को क्या है कि व्यक्ति ही कहा जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रत्येक निर्धारिती एक व्यक्ति होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि निर्धारिती भी हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा जो है राइट आंसर जो है, प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं कि निर्धारिती हो। अब हम लोग देखते हैं निर्धारिती कौन होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इसे इंग्लिश में जैसा कि एसएससी कहते हैं। एसएससी क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार एसएससी कौन होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 1961 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में कोई प्रॉफिट यानी लाभ अर्न किया है या लॉस नुकसान किया है, तो ऐसे पर्सन को जो है एसएससी कहा जाता है। सामान्य भाषा में समझे तो वो सभी व्यक्ति जो इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल भाषा में एसएससी कहलाते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के एसएससी होते हैं। पहला कौन होता है? नॉर्मल एसएससी होता है। ये आपसे पूछ सकता है कि एसएससी जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 याद रख लीजिएगा।
पहला नॉर्मल एसएससी, वो एसएससी हैं जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में कोई कमाई किया है, कोई घाटा हुआ है और अब उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इस तरह के पर्सन को नॉर्मल एसएससी कहते हैं। अब डीम्ड एसएससी यानी दूसरा जो है वो है डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी कौन है? ऐसे पर्सन जो अपने इनकम के साथ साथ किसी अन्य इनकम पर भी टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं, उसे हम डीम्ड एसएससी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो छोटे छोटे बच्चे जिनके नाम से कोई बिजनेस चल रहा है, तो ऐसे केस में उनके गार्जियन उन बच्चों के इनकम टैक्स भरते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? डीम्ड एसएससी बोलेंगे। और तीसरा हम लोग देखेंगे क्या है, तीसरा है एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है, हम इसके बारे में बात करें तो एसएससी इन डिफॉल्ट वो पर्सन होते हैं जिनको इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार कुछ कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं। ठीक है, या इनकम टैक्स के नियम एवं शर्तों को पूरा करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उस फाइनेंशियल ईयर का उस व्यक्ति को हम एसएससी इन डिफॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे माने तो एम्प्लॉयर की यह ड्यूटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉय के सैलरी में से कुछ पैसे इनकम टैक्स के रूप में काटे और उस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी इनकम टैक्स एम्प्लॉय द्वारा काटे जाते हैं वो सभी के सभी पैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करे। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? एसएससी इन डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एसएससी समझ गए होंगे आप लोगों ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि धारा 80G के अंतर्गत कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थानों इत्यादि के दिए गए दान के मामले में कटौती निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है। पहला व्यक्ति, दूसरा फर्म, तीसरा कंपनियां या चौथा इनमें से सभी। तो हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे और देखते हैं क्या बता रहा है। कह रहा आयकर अधिनियम के अंतर्गत 80C 80U तक कटौती का प्रावधान है दिया गया है। किस चीज का दिया गया है? इसके अंतर्गत एक धारा 80G है जो दान के बारे में कटौती का प्रावधान करता है। याद रखिएगा, दान के लिए जो है 80G में प्रावधान किया गया है। इस 80G के अंतर्गत कटौती पात्रता के लिए करदाताओं के लिए दिए गए हैं। ठीक है, करदाताओं के लिए जो है दिए गए हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप कहीं पे दान कर रहे हैं तो उसमें जो है टैक्स जो है उसमें कितने स्लैब बांटे गए हैं, कितना आपको उस पर टैक्स जो है आपको कम कर दिया जाएगा, यानी कि कुछ आपको जो है कटौती की जाएगी, इसके बारे में वहाँ पे 80G के बारे में 80G धारा में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है 35 वर्षीय मिस्टर एक्स जिन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसी ली है के मामले में निर्धारण वर्ष 22-23 के लिए धारा 80D के अंतर्गत अधिकतम कितनी कटौती की अनुमति है? कह रहा है 15,000, 20,000, 25,000 या फिर 30,000। तो कह रहा है आयकर अधिनियम 1961 धारा 80D, कौन सी धारा है? धारा 80D के अनुसार कोई करदाता इसमें जीवन साथी, बच्चों और अपने लिए सुरक्षात्मक हेल्थ केयर चेकअप की लागत सहित हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो बीमा प्रीमियम के छूट के लिए, जो बीमा प्रीमियम की जो छूट है वो दावा कर सकता है उसके लिए। और यह दावा अधिकतम कितनी हो सकती है? यह दावा 25,000 तक हो सकती है। ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि बीमा प्रीमियम के लिए कोई व्यक्ति है जो है छूट लेना चाहता है तो वो कितने रुपए तक का दावा कर सकता है या फिर कितने रुपए तक का प्रावधान बनाया गया है? तो याद रखिएगा कि 25,000 रुपये तक का प्रावधान दिया गया है और ये धारा 80D में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे, यानी कि अभी तो यही चलेगा और इनकम टैक्स ही हम लोग चलाएंगे और इसमें बहुत सारे अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो अभी तो ये दूसरा पार्ट है और भी पार्ट आपको मिलेंगे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट हम हमेशा प्रोवाइड करते रहें। और UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत जो है आप कंप्यूटर में कीजिए। ठीक है, बाकी तो आप कवर कर लेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में कीजिए क्योंकि इसे क्वालिफाई करना कंपलसरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।